सर पंजाब एक तरीके से ड्रग कैपिटल कहते हैं बहुत से लोग, सो क्या आप देखते हो पेरेंट्स रिलक्टेंट होते हैं पंजाब की यूनिवर्सिटी में बच्चों को भेजने के लिए? हमारी यूनिवर्सिटी में अब 40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी इंडिविजुअल के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर इफ समवन इज कॉट डूइंग दैट देन व्हाट डू यू डू? सर हर किसी के कोई ना कोई कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एलपीयू के टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स आप कौन सी यूनिवर्सिटीज को कहोगे? आप तो जो कुछ भी नाम हैं, लेना चाहेंगे सर? नहीं मैं नहीं लेना चाहूँगा। ड्रॉप आउट कल्चर भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, मम्म। क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? बच्चे से मिलना चाहूँगा। ओके। जो बच्चा ड्रॉप आउट के लिए डिसाइड कर रहा है तो उसका प्लान क्या है। आपकी यूनिवर्सिटी में हर साल कितने बच्चे ड्रॉप आउट कर लेते हैं? हेलो सर, वेलकम टू रियलिटी। हेलो। आप रेडी है एकदम रियल बातें करने के लिए? श्योर एनी टाइम। सर बहुत अच्छा लग रहा है जब से मैं यहाँ आई हूँ। कल मेरा सेशन भी था एलपीयू में, जी। इतना एंथुजियास्टिक क्राउड था, काफ़ी मज़ा आया। यूनिवर्सिटी इतनी सुंदर है एंड देन आई गॉट टू नो दैट यू आर द मैन बिहाइंड दिस होल आर्किटेक्चर। तो काफ़ी सारी बातें करेंगे हम उस बारे में इस पूरे Sure, पॉडकास्ट में। बिल्कुल। बट सर मैं आपसे शुरुआत ये पूछ के करना चाहूँगी कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, इसमें अभी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है। सो आर वी स्टिल टेकिंग बेसिक स्टेप्स या बेबी स्टेप्स, और वी हैव डन सम मेजर फंडामेंटल चेंज? इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ऑब्वियसली कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसको बेबी स्टेप्स कहना ठीक होगा। ओके। बिकॉज इवन एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है इतने सालों से इंडिया में, आई थिंक हमें चेंजेस लाने में, बिकॉज इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी डाइवर्स कंट्री है, इतने सारे कल्चर्स हैं, आई थिंक अगर प्रोसेस स्लो हो बट और धीरे धीरे देखते हुए कि जो चेंजेस हैं वो सही हैं कि नहीं हैं, राइट। तो आई थिंक वो सही तरीका भी होगा। एनी चेंज जो आप देखना चाहते हो विच यू फील अभी नहीं है, लाइक समथिंग यू डोंट लाइक, यू वांट टू चेंज? आई थिंक जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात की गई है, जो कोर्सेज को प्रैक्टिकल नेचर दिया जा रहा है, उसमें मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि ये आई वॉश ना हो, एक दिखावा ना हो, जिसे कहते हैं कि फैकल्टी प्रैक्टिकल करवा रही है बट वो नाम के लिए करवा रही है। जब तक हम उसको इंडस्ट्री को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं लेके आएंगे, जब तक प्रोफेशनल्स अंदर नहीं आएंगे और वो पढ़ाएंगे नहीं, या स्टूडेंट्स बाहर जाके इंडस्ट्री में नहीं सीखेंगे एक्चुअली रियल टाइम, तब तक ये आई वॉश ही रहेगा। करेक्ट। तो आई थिंक उसको किस तरह से मटीरियलाइज करना है, उसको किस तरह से एक सूरत ऐसी देनी है कि वो बच्चों को रियल एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन मिले। आई थिंक उसके लिए कुछ स्टेप्स एनईपी में अगर हो सकें दैट विल बी वंडरफुल। ग्रेट। सो आपका क्या मोटिवेशन था टू बिल्ड अ बिजनेस इन द एजुकेशन सेक्टर? एजुकेशन जो है उसके थ्रू या किसी भी बिजनेस के थ्रू सोसाइटी को हेल्प करना, सोसाइटी को वापस देना। ओके। जो सोसाइटी ने फेथ इस ग्रुप में दिखाया है उसको किसी भी शक्ल में सोसाइटी को पे बैक करना। ओके। तो वो हमेशा से एक विजन इस ग्रुप की रही है और पिछले 25 साल से और इवन उससे ज़्यादा मैं ये देखता आ रहा हूँ ये विजन। ओके। तो आई थिंक उस माइंडसेट से ये एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस शुरू किए गए थे, और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इंस्टीट्यूट, जो कि उस समय सिर्फ 2 एकड़ लैंड थी, अच्छा। सिर्फ 2 एकड़ लैंड थी और एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड था, उसमें हमने पहली बिल्डिंग शुरू की, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन शुरू किया गया था। ओके। तो वहीं से ये विजन रही थी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो सोसाइटी को, बच्चों को प्लेसमेंट्स दिलाए, बच्चों को बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स, बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन। तो वो फोकस शुरू से ही रहा इस ग्रुप का। व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आप ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी चला रहे हो, व्हाट डू यू थिंक कि कोई ऐसा फैक्टर होता है थ्रू विच वी कैन से दैट द यूनिवर्सिटी हैज़ फेल्ड? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को भी से दैट दिस यूनिवर्सिटी हैज़ फेल्ड। सो आपको क्या लगता है क्या चीज़ें उसको एक फेलियर बना देती हैं? आई थिंक इट्स अ चेन ऑफ इवेंट्स। Okay. क्योंकि क्या होता है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़, कई इंस्टीट्यूशंस पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है जो नहीं सर्वाइव कर पाई। वो इसलिए नहीं कर पाई आई थिंक क्योंकि पहली बात मैनेजमेंट वाज नॉट वेरी पुशिंग। ठीक है, फिर मैनेजमेंट पुश नहीं करती तो कई बार क्या होता है कि प्लेसमेंट्स अच्छे नहीं हो पाते, या बच्चों की पढ़ाई प्रॉपरली नहीं हो पाती, या एग्जामिनेशन कंडक्ट ही प्रॉपर नहीं है। राइट। तो उससे क्या होता है, फिर द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट डिटेरियोरेट कर जाता है और फिर प्लेसमेंट्स भी नहीं हो पाती, फिर चेन हो जाता है। अगर प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं होंगी तो एडमिशन्स भी अच्छी नहीं होंगी, करेक्ट। और फिर ओवरऑल द यूनिवर्सिटी सफ़र करती है फिर। सो यू अकॉर्डिंग टू यू इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं होती
by which कहीं we से can भी say, इनिशिएट हो सकता है। हाँ अगर ठीक कोई है, भी आपने जैसे आपने कहा एक इंसिडेंट हो सकता है हाँ या आपकी जो पीपल जो आपके हेल्म पे हैं वो ही नहीं अगर प्रॉपरली कर पा रहे हैं मैनेज तो फिर ऑब्वियसली एंड what according to you do you feel कि एक यूनिवर्सिटी को सक्सेसफुल बनाता है? इज इट द स्टूडेंट्स, द एडमिनिस्ट्रेशन, द टीचर्स? क्या एक यूनिवर्सिटी के सक्सेस के लिए मेजर रोल कौन सा फैक्टर प्ले करता है? मुझे लगता है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी हाँ। है ये सिस्टम्स के बिना फंक्शन नहीं कर सकती ओके। और इसको बनाने के लिए जो लोग सिस्टम्स को बनाते हैं नंबर वन और फिर उनको इन्फोर्स करते हैं उनकी क्वालिटी कैसी है ओके। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर मैं एक आउटर पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, बिकॉज जो यूनिवर्सिटीज़ छोटी यूनिवर्सिटीज़ भी होती है बट क्वालिटी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, उनका नाम खुद ही हो जाता है। तो आपको लगता है स्टूडेंट्स आर अ मेजर फैक्टर? अगर आप मेरे से पूछेंगे लवली यूनिवर्सिटी में उल्टा है अच्छा। क्योंकि अगर आईआईटीज़ में आप जाएं तो वहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट्स ऑलरेडी जाते हैं करेक्ट। और फिर वहाँ से वो पढ़ करके प्लेसमेंट्स ले लेते हैं पर जो यूनिवर्सिटी हमारी जैसी यूनिवर्सिटी में आते हैं ऑब्वियसली वी गेट वेरी गुड स्टूडेंट्स आल्सो बिकॉज ऑफ आवर स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारी प्लेसमेंट्स इतनी अच्छी हैं अब तो हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे आते हैं बट हमारे पास जब एवरेज बच्चा भी आता है तो हमारे जो टीचर्स हैं हमारे जो सिस्टम्स हैं हमारे जो जो एफर्ट्स की जाती हैं प्लेसमेंट्स के लिए हम जो इंडस्ट्री के साथ टाइप्स किया जाता है तो जो 4 साल या 5 साल जो बच्चा इस यूनिवर्सिटी में रहता है उसमें इतनी इम्प्रूवमेंट हो जाती है कि हम उस बच्चे को एक एवरेज स्टूडेंट से एक वेरी गुड प्रोफेशनल हु इज जो कि टॉप कंपनीज में प्लेस हो सकता है वहां तक ले जा सकता है। ड्रॉप आउट कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? इज ड्रॉपिंग आउट गुड, बैड? क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? बिकॉज यू ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वेरी क्लोजली। हाँ तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा मैं बच्चे से मिलना चाहूँगा। ओके। जो बच्चा ड्रॉप आउट के लिए डिसाइड कर रहा है तो उसका प्लान क्या है? अगर उसने इनफ रिसर्च की है कि हाँ मुझे ड्रॉप आउट करने से फ़ायदा होगा या ये मेरा एक्शन प्लान होगा अगले 1 साल के लिए या 2 साल के लिए और वो एक्शन प्लान उसकी डिग्री के बाद जो वो कर सकता है उससे बेटर है तो आई विल विश हिम ऑल द लक ओके। एंड आई विल से ओके गो हेड। ठीक है अगर वो उसका कॉन्फिडेंस उसका एक्शन प्लान उस पर बहुत मैटर करता है। अकॉर्डिंग टू स्टैट्स आपकी यूनिवर्सिटी में हर साल कितने बच्चे ड्रॉप आउट कर लेते हैं? एनी रफ आइडिया यू हैव? आर्किटेक्चर आई कैन टेल यू इट्स वेरी लेस। आर्किटेक्चर क्योंकि हमारा काउंसिल अप्रूव्ड कोर्स है so there's hardly I think 80 120 के बैच में it's hardly 2-3 students who drop out. 2-3 students. Design and planning would be a bit more 4-5 students in a batch of 80. You have any stats कि holistically पूरी यूनिवर्सिटी में अगर 40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं कितने बच्चे हर साल ड्रॉप आउट करते हैं? I wouldn't know, centralized department को ज़्यादा पता होगा but it would be very less. Okay, very less. क्योंकि maybe around 1 or 2% maybe. Okay, I don't think so more than that. Has it increased from last few years? बच्चे शिफ्ट बहुत करते हैं कोर्सेज। अच्छा कोर्सेज क्योंकि शिफ्ट कर फर्स्ट लेते ईयर हैं। के बाद उनको लगता है कि नहीं ये अच्छा यूनिवर्सिटी में एक और ये भी बहुत बेनिफिट है क्योंकि वो डिफरेंट कोर्सेज का एक्सपोजर मिल जाता है उनको। अच्छा। तो फिर उनको लगता है नहीं ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा सूटेड कोर्स है तो वो देन दे ट्राई टेंड टू शिफ्ट वो भी करते हैं बच्चे। ओके ग्रेट सर। पंजाब एक तरीके से ड्रग कैपिटल कहते हैं बहुत से लोग, सो क्या आप देखते हो पेरेंट्स रिलक्टेंट होते हैं पंजाब की यूनिवर्सिटी में बच्चों को भेजने के लिए? हमारी यूनिवर्सिटी में इट्स अ स्मोक फ्री कैंपस, इट्स एन अल्कोहल फ्री कैंपस। Okay, हमारी is it? यूनिवर्सिटी में यस इट्स अ Okay. completely vegetarian, smoke free and alcohol free campus. In fact हमारे मेन गेट से you cannot bring in anything. It's ओके a completely secure campus. ओके तो जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं और जो पेरेंट्स इस बात को समझते हैं इसकी वैल्यू समझते हैं तो दे फील वेरी कंफर्टेबल बिकॉज द कैंपस इज बहुत ही सिक्योर कैंपस है। करेक्ट। बट ऑब्वियसली कई बच्चे बाहर जाकर रहने लग जाते हैं और फिर वो इन चीज़ों में इंडल्ज करने लग जाते हैं तो उनको भी हम काउंसलिंग करते हैं, उनके पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते अच्छा हैं ओके। बट कुछ एलिमेंट्स होते हैं। बट सर आफ्टर सीइंग मूवी लाइक उड़ता पंजाब उसको देख के ऐसा लगता है कि हालत काफ़ी ख़राब थी। तो जैसे आप कह रहे हो कि आपका कैंपस पूरा अपने ड्रग फ्री स्मोक फ्री बनाया है, क्या मेजर्स लिए आपने इसको करने के लिए? और अगर इफ समवन इज कॉट डूइंग दैट देन व्हाट डू यू डू, लाइक व्हाट्स द प्रोसेस? बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स हैं यहाँ पे। ओके अगर ऐसा कोई बच्चा मिल जाता है इवन आउटसाइड द कैंपस हमें कुछ ऐसा इशू मिल जाता है अच्छा और वो कैंपस में एंटर कर रहा है या कोई कंप्लेंट आती है तो देयर इज एन इंक्वायरी हेल्ड विद द हायर अथॉरिटीज। इंक्वायरी होती है अच्छा और उस केस में अगर बच्चा होता है तो सस्पेंशन तक होती है। अच्छा हाँ तो अगर ज़्यादा केस होता है तो वी सेंड द स्टूडेंट बैक बिकॉज ये दिस इज़ नो टॉलरेंस अबाउट दीज इश्यूज। इसमें यूनिवर्सिटी टॉलरेट नहीं करती।
ओके, जैसे एक ये इशू है नो टॉलरेंस इशू, और कौन से इश्यूज होते हैं विच आर नो टॉलरेंस इशू फॉर अ यूनिवर्सिटी जिसमें आप स्टूडेंट को रेस्टिकेट देखिए कर हमारी दोगे? यूनिवर्सिटी रेस्टिगेट तो नहीं, हम बच्चे को पूरा चांस देते हैं। अच्छा। हम बच्चे को बोलते हैं कि वो इम्प्रूव करे, जैसे ओके। स्टडीज़ की बात करें हम्म। तो बच्चों को, पेरेंट्स को हमेशा लूप में रखा जाता है, उनको बताया अच्छा। जाता है कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस ऐसी चल रही है, अगर अच्छी नहीं है फिर उसको काउंसलिंग सेशंस करवाए जाते हैं, ओके। उसको मेकअप क्लासेस दी जाती हैं। हम्म। और अगर किसी बच्चे की अटेंडेंस कम है, हम्म। ठीक है, तो जैसे हम उसको समर टर्म में देते हैं कि उसको वो पूरा कर सके, ओके। अगर कोई मेडिकल रीज़न की वजह से, तो हम्म। यूनिवर्सिटी इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव। ओके। बट अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है कोप अप, और अटेंडेंस आ ही नहीं रहा है, हम्म। तो देन पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके बताया जाता है कि बिकॉज यूनिवर्सिटी के सिस्टम्स बहुत ही इस मामले में करेक्ट हैं और सिस्टमैटिक है। ऐसा नहीं कि आप क्लास नहीं आ रहे हैं तो आपको अटेंडेंस मिल जाएगी, ये नहीं है इस यूनिवर्सिटी में ओके। कल्चर। एंड क्या अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है? 75%? 75%, ओके, दैट्स वेरी स्ट्रिक्ट, यू हैव टू फुलफिल इट। टोटली, ओके। अदरवाइज आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। अच्छा, ओके। ऑनेस्ट आंसर जानना चाहूँगी, कितने % बच्चे हो जाते हैं प्लेस? हमारे आर्किटेक्चर में इट्स क्लोज टू 95%, ओके। बिकॉज हमारा तो प्रोफेशनल कोर्स है, हाँ। तो हमारा तो बच्चे को प्लेसमेंट करना ही करना है, करना उसको है। जाना ही जाना है। हम्म। तो डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, प्लेसमेंट इज़ वेरी वेरी हाई, इन 95%। ओवरऑल यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स? और it would vary department to department, Okay. but I think it would, overall university must be close to around 60 to 70%। अच्छा। और उसमें भी कुछ नंबर होता है जो बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं, ओके। या कई बच्चे अपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, करेक्ट। तो वो भी होता है नंबर, बट अच्छा। उसके अलावा फिर भी 60-70% होगा। ओके। एज दे से दैट ऑलवेज देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर एलपीयू व्हाट डू यू फील कि यहाँ पर हम और इम्प्रूव कर सकते हैं अभी और आने वाले सालों में करेंगे? जैसे कि कहा कि एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसके जो नॉर्म्स हैं, आई थिंक जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिकल एजुकेशन को हमें और इम्प्रूव करना है, ओके। इंडस्ट्री से कनेक्ट और इम्प्रूव करना है। ठीक है। जैसे हमें अपने करिकुलम में, अगर हमारे कोर्सेज की बात करें, तो हमें इंडस्ट्री को, जो लोग हैं उनको और लेके आना है, रेगुलर टीचिंग में इन्वॉल्व करना है, तो विजिटिंग फैकल्टी बढ़ानी है, अच्छा। और अच्छे विजिटिंग फैकल्टी होना चाहिए। सो दैट इंटरेक्शन, आई थिंक उसको और बेटर करने की ज़रूरत है। और वो तो और ये एक प्रोसेस ऐसा है जो हर साल वी हैव टू री इन्वेंट, क्योंकि आज हमने मारुति के साथ किया, कल हमें टाटा के साथ करना है, फिर महिंद्रा के साथ करना है, बिकॉज एवरी इंडस्ट्री विल हैव समथिंग डिफरेंट टू ऑफर, समथिंग न्यू टू ऑफर। सर, हर किसी के कोई ना कोई कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एलपीयू के टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को कहोगे? हेल्दी कंपटीशन। आई थिंक जो भी रैंकिंग्स में, इंडिया की जो रैंकिंग्स है, एनआरएफ रैंकिंग्स वगैरह में, उसमें जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आई थिंक यू कैन लुक एट द लिस्ट, आप तो जो कुछ भी नाम हैं, लेना चाहेंगे सर? नहीं मैं नहीं लेना चाहूँगा। सो जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट आई वुड नॉट लाइक टू कॉल देम कंपेटिटर्स। ओके। सभी एजुकेशन फील्ड में हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू डू good for the country as a whole. So I think there is scope, there's healthy competition obviously everywhere. तो अच्छी बात है कि एज कंट्री में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं। राइट सर, और जैसे टॉप आईआईटीज़, आईआईएम्स जैसी यूनिवर्सिटीज़ भी है, देन वी हैव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो। सो क्या आप डिफरेंशिएशन दोनों के बीच में होता है, क्या बेटर होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कंपेयर टू देम? जैसे मैं खुद एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो विच इज़ द टॉप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्किटेक्चर, वहाँ से मैं पढ़ा हूँ। ओके। कुछ चीज़ों में हम बेटर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बेटर होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं कई चीज़ों में, वो बहुत फास्ट होते हैं, क्विक होते हैं। ओके। तो जैसे हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के डिसीजंस लेने हैं, तो उसमें जो गवर्नमेंट सिस्टम्स में थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पर डिसीजंस बहुत क्विक होते हैं। और हमारे जो सिस्टम्स, हमारे जो करिकुलम है, या जो एजुकेशन का सिस्टम है, उसको भी हम रीइन्वेंट कर सकते हैं एवरी ईयर, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है वो बहुत फास्ट मूविंग है। तो हम जो भी होता है काफ़ी, मतलब एक सिस्टम ऐसा है कि विच इज़ ओपन टू चेंज, तो वो चीज़ शायद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, बट ऑब्वियसली अब वो भी दे आर ऑल्सो पिकिंग अप, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो पिकिंग अप, सो वो चीज़ मुझे लगता है प्राइवेट में बेटर है। And something you feel is better there? Obviously, government institutions में there's a lot of support from the government. Okay. जैसे अगर हम research projects की बात करें, तो government institutions are given first preference.
तो उनको प्रेफरेंस मिल जाती है, तो फंडेड Correct. प्रोजेक्ट्स में उनको प्रेफरेंस मिल जाती है, तो Hmm. उसमें थोड़ा बेनिफिट होता है. बट अब LPU हैज़ गॉट huge projects, you know, we've got research projects from Okay. the government bodies itself, because capability तो universities की हैं ही, private universities की हैं, so it's just a matter of time. So private universities are doing very well now. Correct. So I've seen this with many students, like maximum of them. किसी भी कॉलेज में हो या किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, दे ऑलवेज क्रिब कि वो अच्छी नहीं है. Why do you feel कि ये गैप है? Why are people always cribbing? जब हम कॉलेज में थे, आई थिंक हम भी क्रिप करते थे. अच्छा. जैसे कि मैंने कहा कि हम इंडिया के टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं, बट क्योंकि हम चीज़ों को बहुत क्लोजली देखते हैं, तो हम कभी किसी टीचर का बिहेवियर होता है या कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद नहीं आती, तो एक जब हम ग्रुप में बैठते हैं, वैसे भी जब हम सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में बैठते हैं, तो एक टेंडेंसी बन जाती है कि हम क्रिटिसाइज ही करते हैं. कोई भी एक यंग जनरेशन में अच्छा नहीं लगता कि हम अपने टीचर्स की तारीफ करें, तो वो फिट इन होने के लिए हम हमेशा क्रिटिसाइज ही करते हैं. ओके. बट जब वही बच्चे, मेरे पास अब कई स्टूडेंट्स हैं जो टीचर्स हैं आज, ठीक है, जो मेरे, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन 2005 से चल रहा है, तो आज जो टीचर्स हैं, जब मैं उनसे ये बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि जब हम स्टूडेंट थे तो हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते थे, पर आज जब हम टीचर बन गए तो हमें पता चला है कि रियलिटीज़ क्या हैं, कितना मुश्किल है पढ़ाना, कितना मुश्किल है असाइनमेंट्स लेना बच्चों से. सही बात है. तो फिर पता चलता है रियलिटी. तो स्टूडेंट्स के लिए कभी कभी ईजी होता है क्रिटिसाइज करना, बट वो भी ठीक है. आई थिंक वी शुड लिसन टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो, बिकॉज कई बार हमें स्टूडेंट्स से, जैसे हमारे सेशंस ही होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें हम बच्चों के पॉइंट्स लेते हैं और उनको इम्प्रूवमेंट के लिए, उसमें कई बार बहुत अच्छे आइडियाज़ निकल के आते हैं. So if some student is really upset with the university, with LPU, what do you do for that student? तो जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी में पहले तो सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. तो हमारे एक RMS बेस्ड सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, जिसमें बच्चा अपनी कोई भी कंप्लेंट उसमें पंच कर सकता है, एंड दैट विल बी कम्प्लीटली सीक्रेट. पहले उसको सीक्रेट रखा जाएगा. तो जिस फैकल्टी के लिए भी अगर वो कोई कंप्लेंट करता है तो उस फैकल्टी को नहीं पता चलेगा. अच्छा. और फिर वो जो कंप्लेंट है वो एस्केलेट होती रहती है. अगर आपने वो कंप्लेंट अपने HOD को की, तो वो अगर HOD ने कोई एक्शन नहीं ले पाए तो वो HOS के पास चली जाएगी, विच इज़ द हेड ऑफ स्कूल. ओके. फिर उसके बाद वो हेड ऑफ फैकल्टी के पास चली जाएगी, और फाइनली वो प्रो VC या वाइस चांसलर के पास चली जाएगी. तो देयर आर स्टेप्स, देयर इज़ अ हायरार्की. ओके. तो वो कंप्लेंट जाएगी, और उसके बाद देन देयर आर रेगुलर सेशंस, जैसे कि मैंने कहा, तो वो स्टूडेंट अपने हेड्स को अप्रोच कर सकता है. अच्छा. और वहाँ पे भी वो प्रॉब्लम बता सकता है. तो यूनिवर्सिटी दैट वे द सिस्टम इज़ वेरी गुड. सर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है साइड हसल का, कि कॉलेज में वो साथ में पैसे भी कमाओ. हर किसी को पैसे कमाने हैं कॉलेज के साथ साथ. राइट. सही है क्या ये, या फिर पढ़ाई पे ही सिर्फ फोकस करना चाहिए? ऐसे तो नहीं कि दो नाव में सवार होने की वजह से कुछ भी नहीं मिलता. व्हाट डू यू थिंक? क्या आप अपने कॉलेज डेज में कुछ करते थे? हाँ, साइड इनकम? मैंने इस यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में काम करना शुरू कर दिया था. अच्छा. तो मैं इनफैक्ट दिल्ली से आता था बाय ट्रेन, और वीकेंड्स पे काम करता था. अच्छा. और फिर वापस चला जाता था. अच्छा. तो इसका जो, अगर मैं बाकी बच्चों से कहूँ, तो ये कैपेबिलिटी के ऊपर है. ठीक है. अगर आपको लगता है कि आप अपने वीकेंड्स को सेक्रीफाइस कर सकते हैं और आप अपने एक्स्ट्रा टाइम को प्रोफेशनल नॉलेज में लगाना चाहेंगे, तो आप बिल्कुल करें. अच्छा. ठीक है, क्योंकि इसमें आपको 2-3 फ़ायदे होंगे. एक तो मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है, दूसरा आपको एक्सपोजर मिल सकता है. ठीक है, जो आपको कॉलेज में इतना ना मिले शायद. करेक्ट. कॉलेज में भी हम वो अपॉर्चुनिटी सब देते हैं, बट फिर भी अगर आप अपना एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल प्रोजेक्ट क्लाइंट के साथ कर रहे हैं, तो एक्सपोजर लेवल डिफरेंट होगा. तो इनफैक्ट मैं अपना एग्जांपल कहूँ तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, बिकॉज जो मैं यहाँ पे काम कर रहा था और मैं जब वापस जा कर के टीचर से बात करता था, तो आई कुड टॉक टू देम लाइक अ प्रोफेशनल. तो उसका बहुत फ़ायदा होता है. बट आपकी कैपेबिलिटी पे, अगर आपको लगता है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपना टाइम, तो बिल्कुल ना करें, बिकॉज डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपनी डिग्री ख़त्म करें आराम से, और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए बहुत टाइम पड़ा है, तो वो भी कर सकते हैं. दूसरा, अपना जो पर्सनल टाइम है वो भी कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस होता है जब आप प्रोफेशनल काम साथ में करते हैं, तो वो भी, दैट शुड ऑल्सो बी इन योर माइंड. सर कितना टाइम लगा अभी पूरी यूनिवर्सिटी को बनने में? यूनिवर्सिटी हमने 99 में मैंने सबसे पहला प्लान बनाया था. अच्छा. जब मैं सेकेंड ईयर में था. अच्छा. तो वो उस समय, जैसे मैंने कहा, 2 एकड़ लैंड थी. हाँ. और हमने पहला प्लान बनाया था विच वाज ओनली अबाउट 40-50 हज़ार स्क्वायर फुट. बहुत ही छोटा ब्लॉक था. तो वहाँ से शुरू किया था,
और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लैंड सिर्फ 2 एकड़ थी, आज की डेट में ये 800 एकड़ का कैंपस है। तो अच्छा। जो भी लैंड एक्वायर की गई है वो पीस मील की गई है, यानी कि साल दर साल हमें लैंड मिलती, और हमने ओके। जो डिज़ाइन किया है कैंपस का वो आप सोच सकते हैं कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि लैंड हमारे पास एक पीस कभी भी नहीं था। तो जो भी हम बिल्डिंग टू बिल्डिंग डिज़ाइन करते गए, वो जोड़ते गए और डिज़ाइन इस तरह से करते गए कि वो ग्रोथ जो है कैंपस की वो सस्टेनेबल हो, हाँ। और वो कनेक्टिविटीज़ इंश्योर करें हम, और ऐसा ना लगे कि ये कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो बड़ा चैलेंजिंग था ये काम, पर हमने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स रखे। हमने जैसे एक तो कॉन्सेप्ट रखा कि हम हर एक बिल्डिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अगली बिल्डिंग से, ओके। ताकि जो बच्चे हैं उनको मूवमेंट में बहुत इजी रहे, नंबर 1। नंबर 2, हम बच्चों को चाहते थे कि वो इंटरेक्ट करें दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ। ओके। जैसे अगर आर्किटेक्चर का बच्चा है तो वो फैशन वाले के साथ इंटरेक्ट करे, ताकि उसकी जो लर्निंग है, उसका जो एक्सपोजर है वो एक डिफरेंट लेवल का हो। तो ये कॉन्सेप्ट ने हमें बड़ा हेल्प किया। तो अभी आप कैंपस को देखेंगे, आप देखेंगे कई जगह ब्रिजेस बने हुए हैं ऊपर वाले फ्लोर्स पे, अच्छा। ताकि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक बच्चा जा सके। ओके। तो क्या टोटल, सबसे सॉरी मैंने आपका क्वेश्चन आंसर नहीं किया। हाँ। तो टोटल टाइम मतलब 99 में हमने शुरू किया था, हाँ। तो आज भी हम बिल्ड कर रहे हैं। अभी भी हम अराउंड 15 लाख स्क्वायर फुट अभी बिल्ड कर रहे हैं, इन द प्रोसेस हैं बिल्ड करने में। अच्छा। तो यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन तो कभी भी नहीं रुकी। हाँ। तो आज 25 साल हो गए और यूनिवर्सिटी इज़ कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग। सबसे चैलेंजिंग क्या था पूरे इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने में? एक चैलेंज तो मैंने जैसे कहा कि लैंड प्रोक्योरमेंट वाज पीसमेल, या बट उसके अलावा जो एक बड़ा ये था कि हमारी जो एक्सपेंशन थी, हमें बहुत स्पीड में बिल्ड करना पड़ा। अच्छा। मतलब 2008 से लेके 2015 तक हमें करीबन 50 लाख स्क्वायर फुट के करीब बिल्ड करना पड़ा, बिकॉज यूनिवर्सिटी की जो स्ट्रेंथ थी वो 5,000 बच्चों से 20-25 हज़ार तक चली गई थी। तो हमें बहुत स्पीड में बिल्ड करना था, बट क्वालिटी इंश्योर करनी थी। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर हमें कुछ इंटरेस्टिंग स्पेसेस भी बच्चों के लिए डेवलप करनी थी। जैसे अब यूनिपोलिस है, क्योंकि हमारे को 25-30 हज़ार बच्चा एकोमोडेट करना होता है एक जगह पे। जब बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, जैसे कोक स्टूडियो हो गया, या जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए आए, तो हमें 30,000 बच्चों को एक जगह पे अकोमोडेट करना है। तो उसके लिए हमें एक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग को बनाना पड़ा यहाँ कैंपस में, अच्छा। जो कि करीबन 1 लाख स्क्वायर फुट का कवर्ड एरिया है। इट्स अ ओके। ह्यूज बिल्डिंग। तो वहाँ पे बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हो पाएँ। इट्स लाइक एन ओपन ऑडिटोरियम। सो ऐसी कई स्पेसेस हमें क्रिएट करनी पड़ी जो बच्चों के लिए। जैसे ऑडिटोरियम भी हमारा करीबन 2500 सीटर 2000 सीटर है। तो एक ओपन एयर थिएटर है उसके ऊपर, वो भी 1500 बच्चे अकोमोडेट कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे नंबर के कारण चैलेंजेस इस तरह के हैं। जी, सर काफ़ी मज़ा आया बात करके, आपको कैसा लगा? डेफिनेटली बहुत बढ़िया। आपका खुद का क्वेश्चंस पूछने का तरीका बहुत अच्छा है, एंड थैंक योर यू। पीपल आर एबल टू ओपन अप टू यू। हाँ, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू सो मच।